Assalamu alaikum. This is session number 32 for the course Quantitative Analysis and Research for Management. The course code is MGT491 and this is Usman Minsaf. This is in fact the last session of this course. हमने पिछले सेशंस में कोर्स को हमने 4 सेक्शंस में डिवाइड कर लिया था और उसके बाद हमने सेशन जो लेक्चर 30 था, सेशन 30 था, उस तक हमने चारों सेक्शंस को कंप्लीट कर लिया था। हमने उसमें से बहुत सारे सेक्शंस ऐसे थे, पार्ट्स ऐसे थे कोर्स के जिनको हमने बार बार देखा। हमने सेक्शन 1 कंप्लीट किया तो हमने पूरा एक सेशन इसके ऊपर उसको ओवरव्यू किया, रिवाइज़ किया। सेक्शन 2 कंप्लीट किया तो उसको ओवरव्यू किया, रिवाइज़ किया। 7 केस स्टडीज़ हमने की सेक्शन 1 में, सेक्शन 2 में। फिर सेक्शन 3 था। सेक्शन 3 के अंदर हमारे पास मेजर जो पोर्शन था वो पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक टेस्टिंग का था। हमने पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक टेस्टिंग को 3 दफ़ा हमने ओवरव्यू किया। उसके बाद फिर हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को पढ़ा, एक्सेल को देखा। उसके बाद हमने SPSS देखा। फिर XPSS को हमने प्रैक्टिस किया कि कैसे डाटा एंट्री करते हैं, कैसे टेस्ट रन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हमने फार्मूला सारे देखे, एंट्री करके देखी डाटा एंट्री, और उसके बाद रन करके देखे। फिर एनोवा के लिए हमने डाटा एनालिसिस का टूल माइक्रोसॉफ्ट का रन करके देखा। फिर हमने सेक्शन 4 था, सेक्शन 4 भी हमने कंप्लीट किया। ऑपरेशनल रिसर्च देखी जिसमें लीनियर प्रोग्रामिंग, हमने उसकी एग्जांपल्स की। सेंसिटिविटी एनालिसिस को हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा कि वो क्या होता है। और उसके बाद फिर लेक्चर नंबर 31 जो लास्ट हमारा था, लास्ट सेशन था, उसके अंदर हमने सेक्शन 1, सेक्शन 2 को एक दफ़ा दोबारा रिवाइज़ किया, ओवरव्यू किया। हमने देखा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उसमें हमने देखा कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं, और उनको क्विकली हमने एक दफ़ा ओवरव्यू किया और स्कैन किया। नाउ दिस इज़ द लास्ट लेक्चर और सेशन फॉर दिस कोर्स। इसमें हम सेक्शन 3 और सेक्शन 4 को रिवाइज़ करेंगे। हम इसके अंदर देखेंगे कि हम कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस याद रखने वाली हैं, क्या क्या हमने चीज़ें पहले थॉरली पढ़ चुके हैं, उन्हीं को हम एक दफ़ा रिवाइज़ भी करेंगे और देखेंगे। और इवेंचुअली जब आज का सेशन ख़त्म होगा तो हमारा ये कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, रिवीजन भी इसकी कंप्लीट हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 3 से। सेक्शन 3 था डाटा एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन के ऊपर। सबसे पहले देखते हैं हम डाटा प्रिपरेशन प्रोसेस क्या था। हमने डाटा एनालिसिस करने के लिए पहले डाटा प्रिपेयर करते हैं, हमने पढ़ा था। अब उसका प्रोसेस भी एक हमने डिस्कस किया था, वो ये प्रोसेस था। और इस प्रोसेस को हम एक दफ़ा दोबारा क्विकली देखते हैं। सबसे पहला इसके अंदर स्टेप था प्रिपेयरिंग प्रिलिमिनरी प्लान फॉर डाटा एनालिसिस, कि हम पहले प्लान करते हैं कि हमने डाटा एनालिसिस करना किस चीज़ का है। फिर क्वेश्चनर डेवलप होता है, क्वेश्चनर को हम चेक करते हैं, उसकी एडिटिंग करते हैं, तीसरा स्टेप। फिर क्या होता है, जब हम क्वेश्चनर्स हमारे पास आ जाते हैं, बेसिकली डाटा प्रिपरेशन प्रोसेस जो है ये शुरू कब होता है? ये शुरू होता है जब आपने डाटा कलेक्ट कर लिए, क्वेश्चनर्स आपके पास फिल होके वापस आ गए। अब आपने क्या करना है, अपने एक प्लान बनाना है। प्लान बनाना है डाटा एनालिसिस के लिए। फिर आप अपने क्वेश्चनर्स को चेक करते हैं एक दफ़ा कि कोई उसमें कंप्लीट हैं, सारे इनकम्प्लीट तो कोई नहीं रह गया, ये किसी ने एरर्स हम चेक करते हैं कि के लोगों का रिस्पांस कैसा है, कंसिस्टेंट रिस्पांसेस हैं या नहीं हैं, या उसमें प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ हैं। फिर हम उसकी एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग के बाद आता है मरहला कोडिंग का। कोडिंग जब है, कोडिंग हम कैसे करते हैं? कोडिंग बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिसका हमने स्केल जो था वो नॉमिनल स्केल यूज़ किया था। हमने या तो सिटी का नाम पूछा था, या फिर हमने मेल फीमेल जेंडर था।
अब अगर वो मेल फीमेल है तो हम डेटा एंट्री में मेल या फीमेल तो नहीं लिख सकते, तो हम उसे कोड असाइन कर देते हैं। मेल को हमने 1 असाइन कर दिया, फीमेल को 2 असाइन कर दिया। इसी तरह हैदराबाद था अगर सिटी तो उसको 1 कर दिया, कराची को 2 कर दिया, इस्लामाबाद 3 है, रावलपिंडी 4 है, मुल्तान 5 है। ये इन सिटीज़ के अंदर हमने अपना सर्वे किया था, इन सिटीज़ के सब का हमने कोड असाइन कर दिया, कोडिंग हो गई। कोडिंग के बाद ट्रांसक्राइबिंग है। ट्रांसक्राइबिंग से क्या मुराद है, हमने बड़ी थॉरली ट्रांसक्राइबिंग पढ़ी थी। ट्रांसक्राइबिंग से मुराद है डाटा पंचिंग, डाटा एंट्री। हम डाटा एंट्री किस में, या तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करते हैं जो हमने प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, या हम डायरेक्टली SPSS में डाटा एंट्री करते हैं। अब डाटा एंट्री कैसे करते हैं, हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर देखा था कॉलम्स, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हम स्प्रेडशीट ओपन करते हैं तो उसमें कॉलम्स और रोज़ होती हैं। तो हमने कॉलम्स जो होते हैं ABCD कॉलम्स है, रोज़ 1 2 3 रोज़ हैं, तो सेल्स उसमें सारे दिए होते हैं, डिफाइंड होते हैं। हर सेल का एक नंबर होता है, जैसे A1 A2 A3, कॉलम A और रो 1 2 3। तो हम क्या करते हैं, पहले कॉलम से स्टार्ट करते हैं, पहले ऊपर सबसे ऊपर अपने वेरिएबल्स लिस्ट करते हैं, वेरिएबल्स के या क्वेश्चंस लिस्ट करते हैं, उसके नीचे फिर उसके आंसर्स 1 है या 2 है, 1 2 1 2 जो भी आंसर जवाब उसका आता है हमारे स्केल के मुताबिक वो हम उसके नीचे उसकी डाटा एंट्री कर देते हैं। इसे कहते हैं ट्रांसक्राइबिंग, इस प्रोसेस को ट्रांसक्राइबिंग कहते हैं। फिर डाटा क्लीनिंग है। डाटा क्लीनिंग कौन सा प्रोसेस है, डाटा क्लीनिंग के अंदर हम देखते हैं कि आउटलायर्स देखते हैं। जैसे अगर हमने एक क्वेश्चन था उसका हमने स्केल जो था 1 to 6 डिफाइन किया था, किसी ने 9 लिख दिया, तो वो हम एंट्री एलिमिनेट कर देते हैं। या हम उसके 2-3 तरीके हमने पढ़े थे कि या तो उस एंट्री को एलिमिनेट कर देते हैं, या हम क्या करते हैं कि ऊपर वाले और नीचे वाले सवालात देख के उनके हिसाब से लिख देते हैं, खुद अपनी तरफ से आंसर लिख देते हैं, या हम देख लेते हैं कि ऊपर वाले और नीचे वाले का एक कंसिस्टेंट आंसर लिख लेते हैं। फिर होते हैं स्टैटिस्टिकली एडजस्टिंग द डाटा। स्टैटिस्टिकली एडजस्टिंग द डाटा में हम क्या करते हैं, हम डाटा कैसे एडजस्ट करते हैं, हम क्या करते हैं उसके अंदर जो देखते हैं कि क्या हमारे सवालात जितने थे उनके जो जवाब रिस्पोंडेंट्स ने दिए हैं वो आपस में मैच करते हैं, कंसिस्टेंट हैं। अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो हम डाटा को चेंज करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम एक डाटा सेलेक्टिंग अ डाटा एनालिसिस स्ट्रैटेजी, हम एक स्ट्रैटेजी ड्राइव करते हैं जो कि हमने पहले रिसर्च डिज़ाइन के अंदर भी मेंशन की थी कि हम स्ट्रैटेजी एक ड्राइव करते हैं जिसके थ्रू हमने उस डाटा एनालिसिस करना। हमारे पास डाटा तो आ गया, स्प्रेडशीट पे आ गया, अब हमने उसका एनालिसिस भी क्यों करना है। एनालिसिस करेंगे तो हमारे पास एक मीनिंगफुल पिक्चर आएगी, हमें पता चलेगा कि रिजल्ट में हम ड्रॉ कर सकेंगे, कंक्लूजन दे सकेंगे। अगर हम एनालिसिस ही नहीं करेंगे तो वो हमें तो उस डाटा से तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ मिसिंग रिस्पॉन्सेज, जैसे हमने बात की कि या तो आउटलायर्स हैं, उसने जो हमारा डाटा है उसके अंदर किसी ने, हमने कोडिंग की थी 1 to 6 था हमारा स्केल था और उस किसी ने 9 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, या किसी ने जवाब ही नहीं दिया। अब आइटम नॉन रिस्पॉन्स है, उसका हम क्या करेंगे। मिसिंग रिस्पॉन्सेज रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल दैट आर अननोन either because respondent provided ambiguous answers or their answers were not properly recorded। या तो फिल ही नहीं किए या दिया जवाब ही गलत दिया था। आइटम नॉन रिस्पॉन्स, it occurs because the respondent refuses or is unable to answer specific questions, or items because of the content, form or the effort required। या तो आपका क्वेश्चनर बहुत मुश्किल था, जवाब देना ही मुश्किल था, या कोई सेंसिटिव आपने इश्यूज़ के ऊपर सवाल पूछे थे जिसका जवाब रिस्पोंडेंट नहीं देना चाहता था, या क्वेश्चनर फिल करना बहुत मुश्किल था, उसने फिर सही तरह से रिस्पोंडेंट ने जवाब ही नहीं दिया या फिल ही नहीं किया। दिस इज कॉल्ड आइटम नॉन रिस्पॉन्स। Treatment of missing responses. There are two main options available for the treatment of missing responses। अभी जैसे हमने बात की, substitute a neutral value, हम वहाँ पे 0 डाल देते हैं, क्योंकि इसलिए भी ये ज़रूरी है कि आप अपनी डाटा एंट्री आपकी ठीक होनी चाहिए, इसलिए भी आपका स्प्रेडशीट पे ज़रूरी है कि आप हर सेल को कम्प्लीटली फिल्ड होने चाहिए।
ऐसा ना हो कि एक सवाल है, अगर एक रिस्पोंडेंट ने जवाब नहीं दिया तो आपने भी उसकी एंट्री नहीं की। अगर मिसिंग वैल्यू है तो वहाँ या तो ज़ीरो डाल दें, या न्यूट्रल का मतलब है आप मीन ले लें, जो आपके पास जवाबात और लोगों के आए हैं उनका मीन लेके डाल दें, या एक आप ऊपर ऊपर वाले जो सवाल हैं उस सवाल के ऊपर जो सवाल थे उसके सवाल के नीचे जो सवाल हैं, अगर वो मिलते जुलते सवाल हैं तो उनमें से किसी का जवाब देके एक इम्प्यूटेड रिस्पॉन्स आप खुद डाल दें, जवाब खुद बना दें उसका। दिस इज़ हाउ यू ट्रीट अ मिसिंग रिस्पॉन्स। मैं ये इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पे या तो न्यूट्रल वैल्यू या कोई हमें डालना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो हम सेल ब्लैंक छोड़ देंगे तो SPSS या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दोनों ब्लैंक सेल्स के ऊपर आपको एक एरर दे देता है, डाटा प्रोसेसिंग एरर दे देता है आपको। जो उस वक्त तक वो प्रोसेस ही नहीं करता, आपको डाटा प्रोसेस ही नहीं करके देता है, आपको डिस्क्रिप्टिव या आपको स्टैटिस्टिक्स ही कंप्यूट नहीं करके देता जब तक आपकी एंट्रीज कंप्लीट ना हो, सेल्स कंप्लीट ना हो। स्टैटिस्टिकली एडजस्टिंग द डाटा, एक और हमने बड़ा मेन टॉपिक पढ़ा था कि हम डाटा को स्टैटिस्टिकली एडजस्ट कब करते हैं, प्रोसीजर्स क्या हैं इसमें। एक तो है वेटिंग। अच्छा, वेटिंग कब हमने किया था? वो उस वक्त किया था जब हम वेट्स असाइन कर देते हैं। कब वेट्स असाइन करते हैं? हमारा एक डाटा सेट है, उसमें कुछ वेरिएबल्स हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ वेरिएबल्स कम इंपॉर्टेंट है। अब हमने जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं, ताकि वो अनइम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स के साथ मिक्स ना हो, हम उनको क्या करते हैं, वेट्स असाइन कर देते हैं। उनको ज़्यादा वेट असाइन कर देते हैं, बाकियों को कम वेट असाइन कर देते हैं। वेरिएबल रीस्पेसिफाई कर देते हैं। स्केल ट्रांसफॉर्मेशन, स्केल जो है उसका हम चेंज कर देते हैं। दिस इज हाउ वी स्टैटिस्टिकली एडजस्ट द डाटा। सिलेक्टिंग अ डाटा एनालिसिस स्ट्रैटेजी, पहले हमने बात की थी किसकी, डाटा कलेक्शन की, उसके बाद हमने बात की थी डाटा प्रिपरेशन की। अब हमने डाटा प्रिपेयर कर लिया, डाटा प्रिपेयर हो गया हमारे पास एक्सेल शीट पे या SPSS की शीट के ऊपर, स्प्रेडशीट के ऊपर हमारे पास कंप्लीट डाटा आ गया। अब हमने उसका एनालिसिस करना है। उसका एनालिसिस कैसे करेंगे? एनालिसिस करने के लिए हम एक स्ट्रैटेजी डिफाइन करेंगे। स्ट्रैटेजी कैसे डिफाइन करेंगे, उसके कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं? पहला स्टेप है मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस के पहले 3 स्टेप्स क्या थे? वेरिएबल डिफाइन करें, और क्या था, मार्केटिंग रिसर्च डिज़ाइन आपका था, और तीसरा क्या था, आप अपना जो उसके अंदर आपने डाटा एनालिसिस के लिए आपने टूल या टेक्निक मेंशन किए वो आप बताएं। उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, हम अपने डाटा के करेक्टरिस्टिक्स जानते हैं। नो द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाटा। जब तक आपको डाटा के करेक्टरिस्टिक्स नहीं पता होंगे, आप एक अच्छा डाटा एनालिसिस नहीं कर सकते। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, आपके पास जो अवेलेबल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है उसकी प्रॉपर्टीज़ आप देखेंगे कि कौन सा टूल, कौन सा आपका मेथड, टेक्निक कब कहाँ अच्छा यूज़ होता है, उसका कब उसको यूज़ करना चाहिए, कब नहीं यूज़ करना चाहिए, क्या एजम्पशंस हैं। फिर क्या करते हैं, आप दोनों को मैच करते हैं कि आपका डाटा के ये करेक्टरिस्टिक हैं और आपके जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं उसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या ये आपस में मैच करती हैं, जो जहाँ पे फिट इन होती है। उसके बाद फिर एक और स्टेप ये है कि बैकग्राउंड एंड फिलॉसफी ऑफ द रिसर्चर। रिसर्चर जो है वो कौन सा, उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो कौन सी पैरामीट्रिक या नॉन पैरामीट्रिक टेस्टिंग टेक्निक्स को प्रेफर करता है, किसकी तरफ उसकी ज़्यादा इंक्लिनेशन है। और फाइनली फिर क्या होता है, इन सारी चीज़ों को देख के आप एक अपना टूल या स्ट्रैटेजी डिफाइन कर लेते हैं कि जी हमने डाटा एनालिसिस ऐसे करना है। डाटा एनालिसिस स्ट्रैटेजी आपके पास प्रोडक्ट एक आ जाता है, आपके भाई आपको पता चल जाता है आपने अपना डाटा एनालिसिस ये इस तरह करना है और हमें इस तरह की आउटपुट मिलेगी। नाउ स्टैटिस्टिकल डेफिनेशंस। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं? इन्फ्रेंशियल, सैम्पलिंग एरर। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक होता है प्रोसीजर टू समराइज, ऑर्गेनाइज एंड सिंप्लीफाई डाटा। इन्फ्रेंशियल क्या? टेक्निक्स टू स्टडी सैंपल्स एंड मेक जनरलाइजेशंस अबाउट द पॉपुलेशंस। सैम्पलिंग एरर क्या है? डिस्क्रिपेंसी बिटवीन
अ सैम्पल स्टैटिस्टिक एंड द पॉपुलेशन पैरामीटर, दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं सैम्पलिंग एरर। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की क्लासिफिकेशंस क्या हैं? दो तरह की होती है, एक यूनिवेरिएट होती है, एक मल्टीवेरिएट होती है। अब यूनिवेरिएट टेक्निक क्या है? Statistical technique appropriate for analyzing data when there is a single measurement of each element in the sample, or if there are several measurements on each element but each variable is analyzed in isolation। जब हम हर एलिमेंट को, हर वेरिएबल को अलग अलग स्टडी करेंगे, हम क्या करते हैं, एक सिंगल मेजरमेंट ऑफ ईच एलिमेंट इन द सैंपल और देयर आर सेवरल मेजरमेंट्स, हम क्या करते हैं, एक ही वेरिएबल को लेके उसके ऊपर डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, लेकिन वेरिएबल एक ही रहता है। अलग अलग हर वेरिएबल को जब देखते हैं तो वो हमारी यूनिवेरिएट टेक्निक बन जाती है। यूनिवेरिएट टेक्निक में हम क्या करते हैं, हमारे पास फिर फर्दर ये एक चार्ट है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मैट्रिक डाटा हो तो फिर क्या 1 सैंपल टेस्ट, 2 सैंपल टेस्ट कैसे करते हैं, नॉन मैट्रिक हो तो 1 सैंपल और 2 सैंपल के अंदर कौन कौन से आपके पास टेस्ट आ जाते हैं। अगर हमारे पास यूनिवेरिएट टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं, एक वेरिएबल है, मैट्रिक डाटा है, 1 सैंपल है, तो हम टी टेस्ट लगाएंगे या जी टेस्ट लगाएंगे। 2 सैंपल्स हैं, दोनों में आइसोलेटेड अलग अलग 2 वेरिएबल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, फिर देखेंगे अगर तो आपस में रिलेटेड है तो पेयर टी टेस्ट हम यूज़ करेंगे, अगर इंडिपेंडेंट है तो 2 ग्रुप टी टेस्ट, 2 टी टेस्ट हम लगाएंगे, जी टेस्ट लगाएंगे, 1 वे एनोवा यूज़, 1 फैक्टर एनोवा यूज़ कर लेंगे। इसी तरह यूनिवेरिएट टेक्निक नॉन मैट्रिक डाटा के लिए फिर अगर अब एक सैंपल है तो हम क्या करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी के बाद हम काई स्क्वायर उसका निकाल सकते हैं, उसके बाद हम रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट उसका निकाल सकते हैं, बायनोमियल हम निकाल सकते हैं, या अगर 2 सैंपल हैं, इंडिपेंडेंट 2 सैंपल्स हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, काई स्क्वायर है, मैन विटनी है, मीडियन है, एनोवा है, या अगर रिलेटेड है, इंडिपेंडेंट नहीं है, रिलेटेड है तो हम साइन टेस्ट देखते हैं, विल्कॉक्सन देखते हैं और काई स्क्वायर देखते हैं। सो दिस इज़ अ चार्ट। आपके पास एक डाटा है, आपने पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि जी मेरा डाटा कैसा है। एक वेरिएबल का टेस्ट करना है, डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक्स, आपने डिफरेंट उसके ऊपर टेस्टिंग्स लगानी है, तो आप क्या करेंगे, देखेंगे यूनिवेरिएट टेक्निक्स देखेंगे। अगर आपका एक वेरिएबल का, आपने सिंगल वेरिएबल को अगर आपने आइसोलेशन में देखना है तो ये चार्ट है, इससे आपको पता चलेगा कि आपने कौन सी उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई करनी है। इसको कंसल्ट करके आप देख सकते हैं कि अगर इंडिपेंडेंट है तो ये टेक्निक है, अगर पेयर्ड है तो ये टेक्निक है। Classification of univariate techniques, they can be classified based on whether the data are metric or non-metric। एक इंडिपेंडेंट है, एक पेयर्ड है। इंडिपेंडेंट कौन से, द सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट इफ दे आर ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम डिफरेंट पॉपुलेशंस, अगर अलग अलग पॉपुलेशन से हों, और अगर सेम पॉपुलेशन ग्रुप से हों, सेम रिस्पोंडेंट ग्रुप से हों तो पेयर्ड होता है। नाउ मल्टीवेरिएट टेक्निक, statistical technique suitable for analyzing data when there are 2 or more measurements on each element and the variables are analyzed simultaneously। जब 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स हों और उसके ऊपर हम मेजरमेंट टेक्निक्स लगाएं, मेजरमेंट टेक्निक्स भी एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, मल्टीवेरिएट टेक्निक्स। Multivariate techniques are concerned with the simultaneous relationships among 2 or more phenomena। Now multivariate technique, इसमें 2 तरह की होती हैं, एक होती है डिपेंडेंस टेक्निक, होती है इंटरडिपेंडेंस होती है। डिपेंडेंस में फिर फर्दर आगे क्लासिफिकेशन है, 1 डिपेंडेंट वेरिएबल, मोर देन 1 डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर 1 डिपेंडेंट वेरिएबल हो तो फिर क्रॉस टेबुलेशन हम लगाते हैं, या हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, कोवेरिएंस देखते हैं, मल्टी रिग्रेशन देखते हैं। अगर मोर देन 1 डिपेंडेंट वेरिएबल है तो मल्टीवेरिएट एनालिसिस होता है, और स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग एंड पाथ एनालिसिस हम करते हैं। अगर इंटरडिपेंडेंस टेक्निक्स हों तो फिर वेरिएबल इंटरडिपेंडेंस में फैक्टर एनालिसिस, कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस करते हैं। इंटर ऑब्जेक्ट सिमिलैरिटी तो क्लस्टर एनालिसिस करते हैं, मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग करते हैं।
क्लासिफिकेशन और मल्टीवेरिएट टेक्निक्स क्या हैं, क्लासिफिकेशन क्या है? दे कैन बी क्लासिफाइड एज डिपेंडेंस टेक्निक्स. They are appropriate when one or more of the variables can be identified as dependent variables and the remaining as independent variables. तो क्या होगा? डिपेंडेंस टेक्निक फिर हम यूज करेंगे. इंटरडिपेंडेंस क्या है? दैट अटेम्प्ट्स टू ग्रुप डेटा बेस्ड ऑन अंडरलाइंग सिमिलैरिटी. अगर उनके आपस के अंदर कोई एक सिमिलैरिटी है एंड दस अलाउ फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर्स. No distinction is made as to which variables are dependent and which are independent. Simple. Now, very important and very simple, frequency distribution. हमने frequency distribution Excel में कैलकुलेट करना भी देखी थी, हमने डेवलप करना देखी थी, SPSS में भी देखी थी. Now, frequency distribution होती क्या है? Marketing researchers often need to answer questions about a single variable. For example, how many users of this brand may be characterized as brand loyals? इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि हेड एंड शोल्डर्स एक शैम्पू है, एक गार्नियर शैम्पू है. अब अगर हम 50 लोगों से पूछें कि आप गार्नियर यूज़ करते हैं या हेड एंड शोल्डर यूज़ करते हैं, 30 लोग कहेंगे मैं हेड एंड शोल्डर यूज़ करता हूँ, 20 कहेंगे मैं गार्नियर यूज़ करता हूँ. तो हेड एंड शोल्डर की क्या काउंट है, फ्रीक्वेंसी कितनी, 30. गार्नियर की क्या, 20. दिस इज फ्रीक्वेंसी काउंट. बेसिकली आपने करना है कि हर गार्नियर कितने लोग यूज़ करते हैं, हेड एंड शोल्डर कितने लोग करते हैं, और इसकी परसेंटेजेस. इसी तरह एक और एग्जांपल है, व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्केट कंसिस्ट ऑफ हैवी यूजर्स, मीडियम यूजर्स, लाइट एंड नॉन यूजर्स. एक और हम एप्लीकेशन ले लेते हैं, ये एप्लीकेशन की, सॉरी, let's discuss another example. What percentage of market consists of heavy users, medium users, light users and non-users? अगर हम बात करें कार्स की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे मार्केट में के लोग हैं, मार्केट सेगमेंट ऐसा है जो कि इलेक्ट्रिक कार्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कुछ मीडियम करते हैं, कुछ बहुत कम यूज़ करते हैं, या कुछ इलेक्ट्रिक कार्स यूज़ नहीं करते. इलेक्ट्रिक कार एक नई, इट इज़ अ न्यू फिनोमेनन, न्यू टेक्निक, जो कि अब पहले गाड़ियाँ पेट्रोल पे चलती थी, अब नए मॉडल्स जो आ रहे हैं वो या तो हाइब्रिड आ रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिक और पेट्रोल दोनों कंज्यूम होता है, या आपके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स भी आ रही हैं जो कि आप अपने घर में कन्वीनियंटली चार्ज करके तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं. अब हम देखना चाह रहे हैं कि मार्केट में कौन सी ऐसी कंपनीज ये हैं जो कि इलेक्ट्रिक कार्स सेल करती हैं. अच्छा, अब वो एक कंपनी को हम बीच में से ले लेते हैं, सपोज शेवरलेट को ले लेते हैं. शेवरलेट की इलेक्ट्रिक कार का नाम वोल्ट है. अब हम देखना चाहते हैं वोल्ट गाड़ी जो है वो एक हम सैंपल ले लेते हैं, हमने 200 लोगों का सैंपल ले लिया.
null hypothesis, a statement in which no difference or effect is expected. If the null hypothesis is not rejected, no change will be made. It is a statement in which no difference or effect is expected. अभी हमने पिछले सेशन में एक बात की थी हाइपोथेसिस की, जिसमें हमने बात की थी कि ये एक मेरी वॉच है. हाइपोथेसिस क्या है? मेरा हंच है कि ये सुई इसकी रुक गई है, घड़ी रुक गई है. तो मेरी अपना हंच, मेरा हाइपोथेसिस ये है कि घड़ी इसलिए रुक गई है क्योंकि सेल ख़त्म हो गया. ये मेरा नल हाइपोथेसिस है. अगर हमने इसको बाय एक्सपेरिमेंट खोल के चेक किया और वाकई सेल ख़त्म था, हमने नया सेल डाला तो चल पड़ी, तो इसका मतलब ये है कि मेरा नल हाइपोथेसिस प्रूव हो गया. आप इस स्टेटमेंट पे भी अगर गौर करें, अ स्टेटमेंट इन विच नो डिफरेंस और इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड, कि मैंने जो बात कही कि सेल ख़त्म होने की वजह से रुकी है और सेल डाला तो चल पड़ी, मतलब मेरी स्टेटमेंट वही रही, डिफरेंस नहीं आया इसके अंदर, ये इफेक्ट कोई नहीं आया. अगर सेल ठीक होता, किसी और वजह से रुक गई होती और उस वजह को ठीक करने में घड़ी चल पड़ती, तो मेरी स्टेटमेंट गलत हो जाती. तो नल हाइपोथेसिस, अगर मैं घड़ी सेल की वजह से रुकी तो नल हाइपोथेसिस मेरा एक्सेप्ट हो जाता है, ट्रू है. ऑल्टरनेटिव क्या होता है कि जी घड़ी किसी और वजह से रुक गई थी. अ स्टेटमेंट दैट सम डिफरेंस और इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड. Accepting the alternative hypothesis will lead to change in opinions or actions. Opinion और actions क्या मतलब? Accepting the alternative hypothesis will lead to changes in opinions or actions. अब हमने ये wrist watch की ही हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसके अंदर हमने एक नल हाइपोथेसिस था कि जी सेल ख़त्म हो गया इसलिए घड़ी रुक गई. ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा? सेल ठीक है लेकिन किसी और वजह से घड़ी रुक गई. अब अगर सेल की वजह नहीं है तो हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है, नल हमारा रिजेक्ट हो गया. ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का मतलब एक फर्दर इन्वेस्टिगेशन, और घड़ी को चेक किया तो इसमें पानी चला गया था जिस वजह से घड़ी रुक गई थी. अब पानी का जाना, इट इज़ अ न्यू आइडिया, अ न्यू थिंग हैज़ कम अप, तो मेरा ओपिनियन चेंज हो गया कि घड़ी रुकने की वजह पानी जाना था, सेल नहीं था. This is what an alternative hypothesis is. This is a general procedure for hypothesis testing. सबसे पहले क्या करते हैं, हम फॉर्मुलेट करते हैं अपना नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव H0 और H1. फिर क्या करते हैं, हम टेस्ट अप्रोप्रिएट टेस्ट हम आइडेंटिफाई करते हैं, हमने इसके बाद सेलेक्ट करते हैं हमने टेस्ट लगाना कौन सा. फिर हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखते हैं, अल्फ़ा, और कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर 95% तो अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 होगी. ये 98% अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो हम अल्फ़ा की वैल्यू 0.02% ले लेते हैं. फिर हम डाटा कलेक्ट करते हैं और हम टेस्ट सिग्निफिकेंस, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करते हैं. अगर तो प्रोबेबिलिटी जो है हम देखते हैं, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी देखते हैं और हम उसकी क्रिटिकल वैल्यू, दो चीज़ें प्रोबेबिलिटी और क्रिटिकल वैल्यू देखते हैं. हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट किया, उसमें एक प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई और एक हमारे पास टेबल वैल्यू है उसकी क्रिटिकल वैल्यू. अब हम देखते हैं अगर तो टेबल वैल्यू और उसका हम डिफरेंस उसके बाद देखते हैं. अगर हमारी जो पी वैल्यू है वो टेबल वैल्यू से कम है तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर उससे ज़्यादा है तो रिजेक्ट कर देते हैं. फिर हम उस स्टेप नंबर 7 में ये डिसाइड करते हैं हम एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं. और उसकी बेस पे स्टेप नंबर 8 क्या है हमारा, ड्रॉ अ मार्केटिंग रिसर्च कंक्लूजन. उसकी बेस पे हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि हमारा टेस्ट ये कहता है, हमारा हाइपोथेसिस H0 एक्सेप्ट हो गया है और इसका ये मतलब है, हमारा टेस्ट ये कहता है. क्रॉस टेबुलेशन क्या होती है? एक टेक्निक है, a statistical technique that describes two or more variables simultaneously and results in tables that reflect the joint distribution of two or more variables that have a limited number of categories or distinct values. क्रॉस टेबुलेशन के भी हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं. उससे पहले देखते हैं कॉन्टिजेंसी टेबल. अ क्रॉस टेबुलेशन टेबल, इट कंटेन्स अ सेल फॉर एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ कैटेगरीज ऑफ टू वेरिएबल्स. एक तो क्रॉस टेबुलेशन है कि आप दो वेरिएबल्स को आपस में
टेबुलेट करते हैं। आप एक टेबल बना लेते हैं, आप एक वेरिएबल को ऊपर कॉलम के अंदर उसे फिक्स कर लेते हैं, एक को रोज़ में फिक्स कर लेते हैं, उसके अगेंस्ट फिर देखते हैं। जैसे जब हमने क्रॉस टेबुलेशन पढ़ी थी तो हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी इंटरनेट यूज़र्स की। अब एक सिटी है, उसमें हमने देखना है कि कितने इंटरनेट यूज़र्स हैं, फिर हम उसके अंदर एक और वेरिएबल डालते हैं कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं। तो हम ऊपर 3 कैटेगरीज हैं इंटरनेट यूज़र्स की, हैवी यूज़र्स, मीडियम यूज़र्स और लाइट यूज़र्स। अब इंटरनेट यूज़र्स को हम ले आते हैं रोज़ के अंदर और कॉलम्स में मेल और फीमेल आ जाता है। अब हमें क्रॉस टेबुलेशन से पहला सेल्स हैं, पहला सेल हमें बताएगा कितने मेल हैं जो कि हैवी यूज़र्स हैं, फिर दूसरा कितने मेल हैं जो कि मीडियम यूज़र्स हैं, कितने मेल हैं जो कि लाइट यूज़र्स हैं, इसी तरह फीमेल्स। दिस इज़ व्हाट अ क्रॉस टेबुलेशन इज़। हम एक टेबल बना लेते हैं, कॉलम्स और रोज़, एक वेरिएबल हमने कॉलम में रख लिया, एक वेरिएबल हमने उसको रो में रख लिया, और उनके आपस में फिर जब क्रॉस करते हैं, क्रॉस करके हम उनके रिलेशनशिप को देखते हैं कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। और हर एक जो बीच में हमने कंटीजेंसी टेबल किसे कहते हैं, हर एक वेरिएबल के लिए पूरा एक जो सेल है उसे हम कंटीजेंसी टेबल कहते हैं। नाउ हमने जब क्रॉस टेबुलेशन की बात की तो हमने बात की कि 2 वेरिएबल्स, अब अगर 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स हो जाएं फिर क्या करेंगे। एक तीसरा वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, जैसे इंटरनेट यूजेज और हमने जेंडर को देखा था। अब हम देखते हैं जेंडर के अंदर आगे हम देख लें एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड देख लें, 3 वेरिएबल्स हो गए। तो हमारा रिलेशनशिप पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। क्रॉस टेबुलेशन से अब हमने क्या देखना है, 2 वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप था, अब हमने तीसरा एक वेरिएबल और ऐड किया तो क्या अफेक्ट पड़ेगा। एक और एक जनरल सी बात इसमें हमने उस वक्त ये डिस्कस की थी जब हमने क्रॉस टेबुलेशंस पढ़े थे कि क्रॉस टेबुलेशंस जो होती हैं 2, 3, 4, 5 वेरिएबल्स तक तो स्टेबल रहती, उसके बाद फिर क्रॉस टेबुलेशन स्टेबल नहीं रहती, वो गलत हो जाती हैं। फिर हम उस अगर 3 या 4 या 5 से अगर आपकी वेरिएबल ज़्यादा हों तो फिर हम क्रॉस टेबुलेशन टेक्निक नहीं यूज़ करते। नाउ अब अगर हमारे पास ओरिजिनली 2 वेरिएबल्स थे, अब एक हमने 2 वेरिएबल्स थे, एक तीसरा वेरिएबल हमने और ऐड कर दिया, तो उस एडिशन से इनके रिलेशनशिप पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सम एसोसिएशन, और हमने फिर एक और चीज़ देखनी है कि ये जो 2 वेरिएबल थे हमने जब इन दोनों की क्रॉस टेबुलेशन की तो इनमें एसोसिएशन थी या नहीं थी। इन दोनों के दरमियान क्या एसोसिएशन नहीं थी, इन दोनों के दरमियान एसोसिएशन थी। अब एसोसिएशन थी और हमने तीसरा वेरिएबल भी ऐड किया तो क्या होगा, या तो उस एसोसिएशन दोनों की बढ़ जाएगी या उन दोनों की ओरिजिनली जो एसोसिएशन थी वो कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और अगर इन दोनों के दरमियान वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन नहीं थी और हमने एक तीसरा वेरिएबल ऐड किया तो क्या होगा, तो ये होगा कि एसोसिएशन या तो शुरू एसोसिएशन हो जाएगी या कुछ नहीं होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। दोबारा से एक दफ़ा हम देख लेते हैं इस टेबल को। 2 वेरिएबल्स का इनिशियली हमने क्रॉस टेबुलेशन की थी, क्रॉस टेबुलेशन 2 वेरिएबल्स के दरमियान थी और उसमें हमने देखा था कि 2 सिनेरियोज हैं, एक में दोनों वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन है, एक में दोनों वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन नहीं है। जब दोनों के दरमियान एसोसिएशन है और हमने एक तीसरा वेरिएबल ऐड किया तो क्या हुआ, तो ये हुआ कि या तो होगा इन दोनों की एसोसिएशन बढ़ जाएगी या इन दोनों की एसोसिएशन ख़त्म हो जाएगी या कोई चेंज नहीं आएगा, इन दोनों की एसोसिएशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब अगर हम ये 2 वेरिएबल्स थे जो इनके दरमियान एसोसिएशन नहीं थी, हमने तीसरा वेरिएबल ऐड किया तो क्या होगा, या तो एसोसिएशन बन जाएगी इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान या कोई चेंज नहीं होगा। नाउ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब हम देखेंगे हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए कौन कौन से टेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं। हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हमने पहले भी इसी सेशन में देखा था कि 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एक होते हैं पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक यूज़ होते हैं मेट्रिक डेटा के लिए, नॉन पैरामीट्रिक यूज़ होते हैं नॉन मेट्रिक डेटा के लिए। अब अगर पैरामीट्रिक टेस्ट है और 1 सैंपल है, 1 सैंपल पैरामीट्रिक होगा
तो हम कौन से टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, टी टेस्ट या जी टेस्ट लगता है। अगर टू सैंपल्स हों फिर हम देखेंगे दोनों सैंपल्स पेयर्ड हैं या इंडिपेंडेंट हैं। अगर इंडिपेंडेंट है तो टू साइडेड टी टेस्ट जो है वो या जी टेस्ट, पेयर्ड सैंपल हो तो पेयर टी टेस्ट लगाएंगे। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हों अगर, जिससे कि नॉन मैट्रिक डेटा कहते हैं, तो हम देखेंगे वन सैंपल है टू सैंपल है। अगर वन सैंपल है तो काई स्क्वायर या बायनोमियल हम यूज़ करते हैं, हमने बायनोमियल काई स्क्वायर दोनों पढ़ा था। टू सैंपल्स के अंदर अगर देखें तो फिर हम देखेंगे पेयर्ड सैंपल है या इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है तो काई स्क्वायर या मीडियन देखते हैं, या अगर पेयर्ड हैं तो साइन देखते हैं, काई स्क्वायर देखते हैं, विल्कॉक्सन देखते हैं। सो दिस वाज एन ओवरव्यू ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट फॉर डिफरेंसेस। एक है हाइपोथेसिस टेस्ट फॉर एसोसिएशन, एक है हाइपोथेसिस टेस्ट फॉर डिफरेंसेस। तो अगर हमने हाइपोथेसिस टेस्ट करना है तो हम इस रोड मैप को या इस हम ऑर्गेनोग्राम को फॉलो करते हैं। हम इसमें देखते हैं कि हम फिर देखते हैं कि हमारा डाटा कैसा है, पैरामीट्रिक है या नॉन मैट्रिक है, हमारा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगेगा या पैरामीट्रिक टेस्ट लगेगा। फिर देखेंगे पेयर्ड है या हमारा वन सैंपल है या टू सैंपल है, टू सैंपल है तो फिर पेयर्ड है या अनपेयर्ड है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कौन सा टेस्ट इसके ऊपर अप्लाई होता है। नाउ कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। कोरिलेशन इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन अमंग वेरिएबल्स इन अ सेट ऑफ डेटा। Statistically speaking, simple correlation measures a linear relationship between the two variables. Linear relationship between the two variables. Degree of association हमारा correlation बताता है. Correlation does not imply that any one of the variable causes the other. अगर cause आ जाएगी तो हमारी regression बन जाता है. Correlation सिर्फ हमें association बताता है. Regression, linear regression. Regression is used when we have reason to believe that changes in one variable causes the changes in the other. एक वेरिएबल की वजह से दूसरे वेरिएबल में चेंजेस आए तो हम क्या यूज करते हैं, रिग्रेशन. A correlation is not evidence for a causal relationship, but very often we are aware of a causal relationship and we design an experiment to investigate it further. The simplest kind of causal relationship is a straight line relationship. This can be analyzed using linear regression. Correlation हमें दो वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन बताता है. ये हमें रिग्रेशन क्या बताता है, ये बताता है कि एसोसिएशन भी बताता है और बताता है कि एक की वजह से दूसरे पे क्या इफेक्ट होता है. और सिंपलेस्ट क्या, लाइन ग्राफ के ऊपर अगर हम इसके देखें तो लीनियर इक्वेशन के ऊपर हम इसे प्लॉट करें तो हम देखते हैं कि कौन दोनों वेरिएबल्स कितने हाउ फार दे आर. और इसके लिए हम यूजुअली स्कैटर ग्राफ यूज करते हैं, स्कैटर ग्राफ पे से प्लॉट करते होते हैं. काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है? A chi-square test is used when you want to see if there is a relationship between two categorical variables. अगर दोनों हमने वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप देखने, कैटेगोरिकल का मतलब है कैटेगरीज के अंदर, जिस तरह जेंडर है, मेल और फीमेल है, कैटेगरीज हैं, तो तब हम क्या यूज़ करते हैं, हम काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ करते हैं. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के दरमियान भी अगर हमने देखना तब भी हम काई स्क्वायर यूज़ करते हैं. Let's see if there is a relationship between the type of school attended and the student's gender. कि किस तरह के, अब टाइप ऑफ स्कूल, तीन तरह के स्कूल हैं, एक प्राइवेट स्कूल हैं, एक गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, एक सेमी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं. तीन किस्म के स्कूल हैं और जेंडर्स क्या है, मेल एंड फीमेल दोनों. स्टूडेंट जेंडर के अंदर भी दो कैटेगरीज हैं और कैटेगोरिकल है, और ये है स्कूल भी कैटेगोरिकल है. अब इन दोनों के दरमियान अगर हम देखें कि कोई एसोसिएशन है, इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशनशिप है, आया, हम ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आया फीमेल्स गवर्नमेंट स्कूल्स में ज़्यादा पढ़ती हैं या प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादा पढ़ती हैं. अगर हम ये देखना चाहें कि इन दोनों में रिलेशनशिप कोई है तो हम कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं, हम काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ करते हैं. फिर टी टेस्ट कब यूज़ करते हैं? An independent sample t-test is used when you want to compare the means of a normally distributed interval dependent variable for two independent groups. तब हम क्या करते हैं, t-test यूज करते हैं. और ये t-test हम independent samples के लिए बात कर रहे हैं. अब अगर paired samples हों, paired sample t-test is used when you have two related observations, that is two observations per subject,
and you want to see if the means on the and you want to see if the means on these two normally distributed interval variables differ from one another. इन दोनों के जो मीन्स हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन से कितने ज़्यादा डिफर करते हैं, ये हम पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट से फाइंड कर सकते हैं. ANOVA, a one-way analysis of variance, इसे क्या कहते हैं, ANOVA कहते हैं, is used when you have a categorical independent variable with two or more categories and a normally distributed interval dependent variable, and you wish to test for differences in the means of the dependent variable broken down by the levels of independent variable. सिंपल टर्म्स के अंदर अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास 3 वीट प्रोडक्शन है, हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास एक तो है वेरिएबल लैंड है, एक वेरिएबल लैंड और एक वेरिएबल है वीट. लैंड जो है वो कैटेगोरिकल नहीं है, वीट कैटेगोरिकल है. वीट के अंदर फिर 3 कैटेगरीज हैं, वीट हाई क्वालिटी वीट है, मीडियम क्वालिटी, लो क्वालिटी वीट है. अब इनके दरमियान अगर हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हम देखना चाहें, वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस देखना चाहें, तो हम क्या करते हैं, फिर ANOVA हम टेस्ट अप्लाई करते हैं और हमें ये क्या बताता है, इनके डिफरेंसेस, जो मीन्स के डिफरेंसेस है वो हमें बताता है बिटवीन द डिपेंडेंट एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. नाउ डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रोजेक्ट. हम एक जब रिसर्च प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बातें किनका ख्याल रखना होता है. एक तो एम्पेरिकल क्वेश्चंस है, व्हाट डू वी वांट टू नो, हम क्यों ये रिसर्च करना चाहते हैं. फिर स्टैटिस्टिकल कंसिडरेशन क्या होती है, एनालाइज डाटा को हम एनालाइज कैसे करेंगे, उसके लिए हम एक प्रोसेस डिफाइन करते हैं. प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, वर्ल्ड अराउंड हमारे सारे एनवायरनमेंट है जहाँ से हमने डाटा ऑब्जर्व करना है या डाटा कलेक्ट करना है. उसके बाद हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिकली डाटा या तो क्वेश्चनर्स, इंटरव्यू के थ्रू या हम वो डाटा कलेक्ट कर लेते हैं और उस पर हम फिर एक्सपेरिमेंट, वो हम डाटा जब कलेक्ट कर लेते हैं और हम उस पर एक एक्सपेरिमेंट भी रन करते हैं. और हम क्या करते हैं, वर्ल्ड से, अपने एनवायरनमेंट से हम लिटरेचर रिव्यू भी करते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हम रिसर्चेस भी देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट देखते हैं, एब्स्ट्रैक्शन करते हैं और उससे हम एक थ्योरी जनरेट कर लेते, थ्योरी बना लेते हैं. अब थ्योरी से हम फिर डेरिवेट करते हैं, हम एक अपना हाइपोथेसिस, एक प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन सोचते हैं. उस सोल्यूशन को हम डाटा के थ्रू चेक करते हैं, डाटा से चेक करके उसे हम रिवाइज करते हैं और हम अपनी थ्योरी को फिर क्या करते हैं, एनहांस कर देते हैं. दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ रिसर्च डिजाइन वर्क्स. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस, सिंपल क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. एक तो ये कि क्लियर और प्रिसाइज होना चाहिए, स्टेटेड एज फार एज पॉसिबल इन मोस्ट सिंपल टर्म्स के अंदर, जितना सिंपल लिखा होगा उतना अंडरस्टैंड करना आसान होगा. कंसिस्टेंट होना चाहिए, जो आपको नोन फैक्ट, ऑलरेडी जो बात आपको पता है, जो फैक्ट्स पता है उनसे कंसिस्टेंट होना चाहिए, उन पे बेस करके आपका हाइपोथेसिस होना चाहिए. क्रिटिकल प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस, ये हमने प्रोसीजर पहले भी इसी आज ही के हमने सेशन में, इसी हमने सेशन 32 में पहले भी डिस्कस किया. क्विकली एक दफ़ा दोबारा इसको देख लें बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको अगर ये क्रिटिकल प्रोसीजर पता होगा, आपको याद होगा, तो यू कैन डिज़ाइन अ गुड रिसर्च, यू कैन कंडक्ट अ गुड रिसर्च. सबसे पहले तो हमने ऑल्टरनेट और हमने नल हाइपोथेसिस डिफाइन करना, स्टेट करना है. फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने देखना है कि हमारा लेवल